नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से मैं अभय शंकर गौड़। आज स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं हरदोई की एक बहुत ही महान विभूति और एक ऐसी हस्ती जो सिर्फ डॉक्टर में ही नहीं बल्कि अध्यात्म की दुनिया में भी, जिनको हरदोई में एक अलग महत्व दिया जाता है, एक अलग आसन दिया जाता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय हरदोई के बहुत ही मशहूर चिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो जागो 90.4 एफएम में। और आज डॉक्टर साहब, समाज में लोग अधिकतर हार्ट अटैक की बीमारी से बहुत परेशान और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बीमारी अपने घेरे में ले रही है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। लोगों के अंदर तनाव है, लोगों की जिंदगी बहुत व्यस्त है, लोगों की समस्याएं बहुत सी हैं और लोगों के जीवन में उलझाव ज्यादा है, या यूं कहें कि लोगों को डिप्रेशन बहुत है अपने काम के प्रति, और जो चीजें पहले जीवन में रहा करती थीं वो अब नहीं है। वो है ये कि वैल्यूज भी बहुत गिर रही हैं, इसका भी असर पड़ता है। आखिर कुल मिलाकर के कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, वो आज हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित हैं और डॉक्टरों के पास इसके लिए पहुंच रहे हैं। बहुत से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जोखिम उठा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है हार्ट अटैक की बीमारी, क्योंकि आज श्रोताओं को बताने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे श्रोता भविष्य में अपने जीवन को और सुरक्षित कर सकें। देखिए, जो आपने हार्ट अटैक की बात की, बहुत सारे कारण हैं इसके, परंतु जो एक मुख्य कारण की आज हम चर्चा करना चाहेंगे वो है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के लिए खून को प्रत्येक अंग में पहुंचने के लिए एक नियमित प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा वो उस टिश्यूज में प्रवेश करके उसकी मेटाबॉलिज्म को चलाता है। परंतु जब ये उससे अधिक हो जाता है तो हम उसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। फिर ये कई कॉम्प्लिकेशंस उसके हो जाते हैं। जहाँ तक सवाल है उच्च रक्तचाप का, जैसा आपने कहा कि बड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं इत्यादि, कई लोगों को इस समाज में टेंशन, डिप्रेशन या ये तो उसको देता ही है। तो मूलतः यदि हम देखें तो ये उच्च रक्तचाप दो प्रकार का हमारे मेडिकल साइंस में कहा गया है, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी जो उच्च रक्तचाप है वो शरीर में कुछ ट्यूमर्स हैं, किडनी के ट्यूमर्स हैं या किसी और कारण से, या कोई आपका हेरिडिटी है, आनुवंशिक है, उसके लिए हो सकता है। और सेकेंडरी जो होता है वो कोई कारण है बॉडी में जिसके कारण की वो उच्च रक्तचाप हो गया है, जिसमें कि गुर्दे की बीमारियां हैं और अन्य कई प्रकार के ट्यूमर्स हैं जो ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार का आया, एक तो प्राइमरी या हेरिडिटरी जो कि आनुवंशिक होता है, और दूसरा शरीर में कुछ कारण है उसके कारण ब्लड प्रेशर आपको उत्पन्न हो गया। अब यदि हम मूलतः देखें कारणों में, जो हेरिडिटरी वाला होता है ये आनुवंशिक ये होता ही है बच्चों में। तो ये देखा गया है कि शुरू में लोग कहते हैं कि हमने ना बाया हमारा है ही नहीं, ब्लड प्रेशर है ही नहीं, लेकिन देखा गया है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर यह उसी उम्र में लगभग होती हैं जिस उम्र में उसके पेरेंट्स को हुआ था। जैसे किसी को 40 साल में शुगर हुआ तो 40 साल तक यदि आपको बीपी या कुछ नहीं है तो आप ये न माने कि हमें आनुवंशिक नहीं है। तो ऐसे में जो कि एक्सपोजर हमारा है आनुवंशिक है, ऐसे लोगों को बचाव के लिए प्रत्येक महीने में, 3 महीने में, प्रत्येक वर्ष में अपना रक्तचाप की जांच कराते रहना चाहिए। ये एक बात प्राइमरी की, जिसमें बचाव का भी मैंने बताया। कुछ सेकेंडरीज होते हैं कि जब सेकेंडरी बीमारी निकल आती है, कॉज की इसका कारण ये है, तो उस कारण का निवारण हो सकता है। मान लिया कुछ किडनी के ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनसे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो बीपी बढ़ा देते हैं। तो अब जब आप उसको डायग्नोस कर लेंगे, आपने ट्यूमर निकाल दिया, बीपी आपका नॉर्मल होगा, यानी बेसिक कारण था आपका वो ट्यूमर, ना कि ब्लड प्रेशर। तो सेकेंडरी कारण को हम दूर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा जो आज के परिवेश में आपने जो तीसरा कारण बताया उसको मैं बहुत महत्व आजकल देता हूँ। ये प्राइमरी सेकेंडरी तो थ्योरेटिकल है, मेडिकल साइंस की बात है, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से देखें, ये दिन पर बढ़ता हुआ तनाव, डिप्रेशन, अन्य चर्चाएं करना, अपने दिमाग को एक निगेटिविटी से भर लेना, गलत विचारों का उत्पन्न होना, पारिवारिक कलह होना, ये सब हमको उच्च रक्तचाप कर देते हैं। अब इससे कि जो तनाव जो पैदा होता है, अब इस तनाव को दूर करने के लिए अक्सर लोग मेडिसिन के तौर पे किसी ने नींद की दवा खा ली, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन अब लेटेस्ट मेडिकल साइंस ने भी ये पाया और मैंने भी अपने अनुभव में पाया कि ये जो नींद की दवाइयाँ या विश्राम इत्यादि करा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हमारे मेडिकल साइंस ने लेटेस्ट, बल्कि जो लेटेस्ट बुक्स प्रिंट हो रही हैं
उस पे उन्होंने ट्रीटमेंट में ड्रग्स के अलावा आहार, व्यवहार, व्यायाम, ये 3 डायबिटीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, आप दवा के बजाय देखिए एक बहुत ही प्राकृतिक चीजें बता रहे हैं। आहार, व्यवहार और व्यायाम से आज उक्त रक्तचाप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आहार, क्या व्यवहार और क्या व्यायाम, कैसे ये किया जाए? देखिए, आहार के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है, लेकिन मूलतः जो हमको बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि हम अधिक नमक, अधिक साल्ट, अधिक सोडियम ना लें, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि उक्त रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम नमक को नियंत्रित करें। जिसको है वो 1 ग्राम से अधिक ज्यादा ना खाए। जिसको अगर आनुवंशिक है तो वो इसका ख्याल रखे कि एक्सेस नमक ना पहुंच पाए। सोडियम अधिक नहीं पहुंचना चाहिए। आहार में चिकनाई यदि हम कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो भी कहीं न कहीं जा कर के आगे धमनियों पे जमा करती है, हार्ट अटैक इत्यादि को उत्पन्न करती है, और जब धमनियों पे जमा होती है जा कर के तो वो रेजिस्टेंस पैदा करती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो चिकनाई और नमक, ये आहार का परहेज हमको रखना है। व्यायाम यदि आप ले लें तो व्यायाम में कई प्रकार के व्यायाम हैं जिसको हम आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के रूप में कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए आप कुछ भी कीजिए। किसी को एक्सरसाइज बता दो वो जिम जाने लगता है, एक्सेसिव करने लगता है, लेकिन ये बीपी के लिए नहीं है। ये बहुत बढ़िया आपने चीज बताई कि अगर उक्त रक्तचाप है तो ये जिम वाली आप एक्सरसाइज मतलब बहुत ज्यादा ना करें, और यदि करें तो जो जिम का एक्सपर्ट है एक्सरसाइज, जिसमें जिसको थोड़ी मेडिकल नॉलेज भी है कि किस व्यक्ति को कितनी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, वो हम उससे सीखें। जिम तो बने ही लिए हैं एक्सरसाइज के लिए। लोग कहते हैं रक्तचाप में जिम में वो ट्रेडमिल, उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये देखिए, एक्सरसाइज आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। बहुत ठीक बात है। यानी कि आपकी जैसी अगर ज्यादा उम्र है तो आप वो उसी हिसाब से करें जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे। आपको अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। ये खाने का तात्पर्य नहीं कि यदि आप ज्यादा खा लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको उतना खाना है, उतना चलना है जो आपकी उम्र, आपके समय के हिसाब से उपयुक्त हो। या तो ये कोई डॉक्टर बताएगा या आप अपना खुद असेस कर लीजिए कि हम इतने के बाद थक जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पे लोड भी पड़ता है। तो बेस्ट एक्सरसाइज जो मैं कहना चाहूँगा ये है नित्य प्रति 20 मिनट का टहलना, आधे घंटे का टहलना, जिससे कि शुरू के 10 मिनट स्लो और बाद के 10 मिनट स्लो और बीच के फास्ट। डॉक्टर साहब, टहलने में 2 तरीके का टहलना होता है। एक आदमी साधारण तरीके से टहलता है और एक कहलाती है ब्रिस्क वॉक, यानी कि पूरे हाथ पूरे पैर दोनों खोल करके और जो टहला जाता है वो ब्रिस्क वॉक। तो कौन सी आप टहलना? हाँ, इसमें यही मैं बता रहा था कि यदि आप आधे घंटे का वॉक करते हैं तो शुरू के 5 मिनट आप स्लो वॉक करेंगे। क्यों? जिसको बॉडी को वार्म अप करने के लिए, और जो बीच का 15 मिनट का वॉक है ये आपका ब्रिस्क होना चाहिए। लेकिन उस ब्रिस्क वॉक में भी आप ये ध्यान रखें, कभी कभी मान लिया कि आपका बीपी ज़्यादा है या अंदर क्या हालात है आपको नहीं मालूम है, आपने ब्रिस्क वॉक किया, आपके चेस्ट पेन होने लगा, तो आपको ये प्रैक्टिकल ध्यान रखना है कि जहां आपको तकलीफ होने लगे उससे कम ब्रिस्क वॉक हमको करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रिस्क वॉक से हमको फायदा ही होगा। फिर जब हम एक्सरसाइज बंद करें तो ग्रेजुअली धीरे करके उसको अपने नॉर्मल पर लाएं। ये व्यायाम के संबंध में कहा गया। अब डॉक्टर साहब बात रहेगी व्यवहार। आपने कहा आहार, व्यवहार और व्यायाम। आपने व्यायाम तो बता दिया, अब व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तनाव जिंदगी में कभी जाता नहीं, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको कहीं न कहीं कुछ न कुछ तनाव ऊपर वाला देता ही है, क्योंकि वही तनाव लेने के लिए तो जन्म लिया है हमारे हिसाब से। लेकिन आप सही बताइए। देखिए, तनाव लेने के लिए जन्म नहीं लिया है। यदि आप आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो हम सब अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए जन्म लिया है। अब उसको अगर हम समझदारी से भोगते हैं तो कोई तनाव नहीं आता है, और यदि उसको हम सजा के तौर पर लेते हैं तो तनाव आता है। इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान की, किसी सत्संग की, किसी जगह बैठ के मेडिटेट करने की, जिससे कि हम अपने मन को समझा रखें कि यह जो चल रहा है यह एक जीवन का हिस्सा है और इस हिस्से को हमको निपटाना है। तो ऐसा बात लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन बड़ा चोर है, वो भाग जाता है। तो मन को पहले समझाना पड़ेगा,
और मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन के भावों को शुद्ध करना पड़ेगा। उस भाव को शुद्ध करने के लिए हम ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ के अशुद्ध विचार पैदा हो, हमारे ऐसे दृश्यों को न देखें, ऐसे कुसंग में न जाएं जिससे कि हम कुसंग में, हम अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, स्थान का, भोजन का, जैसा भोजन हम करते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है। गीता में भी यही बात कही गई, गीता में कही है, कृष्ण की ही बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि जैसे आप राजसी तामसिक भोजन की बात कही गई, राजसी तामसिक भोजन है तो उस प्रकार का सात्विक है। हाँ, और भोजन का बनाने का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप भोजन बनाते समय आपकी प्रतिक्रिया जो होगी वो खाने वाले के खाते ही वही प्रतिक्रिया उसको उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भोजन, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपके जीवन की शांति आपके किचन से स्टार्ट होती है। इसलिए किचन की शुद्धता ये पहले बहुत मानी जाती थी, इस पे हम लोग बहुत जोर देते थे। आज के युग में जो बनाने वाला किस दृष्टिकोण से बना रहा है, उसके मन में क्या है, तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, ये कहावत आप सुनते हैं, ये इसलिए कहा गया। तो स्थान का ख्याल रखें जो विचार शुद्ध हो। ये मैं बता रहा हूँ कब आपका मन अनरेस्ट नहीं होगा। पहला स्थान शुद्ध रखें, आप अपना अन्न शुद्ध रखें। जल का बहुत इंपॉर्टेंट है। जल को हमने ऐसे वैसे ले लेते हैं। जल का प्रारंभ हमने सरोवर से, हम गंगा जल पिया करते थे और ये देखा गया था कि जो गंगा जल पिया करते थे सारे पौष्टिक तत्व उनको बॉडी में मिल जाया करते थे बिना किसी और चीज को लिए हुए। उसके बाद गंगा यमुना के बाद में वो कल्चर खत्म हुआ व्यस्तता के कारण या किसी कारणवश। उसके बाद हम आए तो हमने वो कुएं के जल पे आए। मुझको याद है आप रास्ते में जाते थे, कहीं प्यास लगती थी, बाल्टी कुएं के पास थी तो आप कहते थे कि भाई लाओ जरा पानी पिला दो। वो व्यक्ति लोटे से आपको पानी पिलाता था, शुद्ध जल था। फिर भी उससे फिर जल का स्तर और गिरा, फिर हैंडपाइप आ गया। हैंडपाइप में चमड़े का बासर, अशुद्धता बढ़ी। और आज के युग में तो आप जाते हैं सबमर्सिबल, और सबमर्सिबल सीधे जाता आरओ में और आरओ जाता है आपके पेट में। तो अभी लेटेस्ट, अभी कुछ दिन पूर्व कहा गया है कि जो प्योर आरओ का वाटर कई दिनों से अगर पिया जाए तो सारे पौष्टिक तत्व तो आपकी बॉडी में नहीं पहुंचेंगे। साथ साथ में आप देखिए, कभी संत कहा करते थे कि ऐसा समय आएगा कलयुग का कि जल बिकेगा, और आजकल देखिए हर व्यक्ति कहीं भी जाता है कितने गंभीरता से, कितने विश्वास के साथ में एक प्लास्टिक की बोतल में भरे हुए जल को ले जाता है। कब भरा गया, किसने भरा, कहाँ रखा गया, इसका कोई प्रभाव नहीं। इसलिए जल हमारे मन पर बहुत प्रभाव होता है। तो जल की शुद्धता भी बहुत बहुत आवश्यक है। संग का आवश्यक है। आपके परिकर जो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो समुदाय हो, चाहे वो आपका परिवार हो, किसके साथ आप रहते हैं, मन के भावों को अफेक्ट करते हैं। आपका पड़ोस आपके मन के भावों को डिस्टर्ब करता है। तो इन चीजों का भी हम ख्याल रखें साथ साथ में। और इसके साथ साथ ये, अगर कोई किसी को हार्ट अटैक मतलब होता है तो उस समय तो डॉक्टर से सीधे संपर्क करना चाहिए और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उसको लेना चाहिए। लेकिन जिसको जो है उक्त रक्तचाप की बीमारी है उसको नियमित रूप से डॉक्टर जो बताए वो दवा लेनी चाहिए, क्योंकि दवा भी आवश्यक है डॉक्टर साहब। जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसके लिए, जहाँ तक हम समझते हैं, ये हमने आपको 4 स्तंभ बताए। जी जी, आहार, व्यवहार, व्यायाम और दवाएं। 4 चीजें, दवाएं। लेकिन कभी कभी हम समय ना होने के कारण दवाइयों को प्राथमिकता देते हैं। दवाइयाँ आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक हैं, लेकिन यदि आप इन 3 स्तंभों को साथ में फॉलो करेंगे तो आपके दवाई की खुराक कम हो सकती है। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर ने कही कि अगर हम आहार, व्यवहार और व्यायाम को अपने जीवन का अंग बना लें, साथ ही साथ में डॉक्टर के हिसाब से दवाओं को लें, तो हमारी जो धीरे धीरे दवाओं को लेने की मात्रा है वो कम हो सकती है और हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उक्त रक्तचाप के कारण और निवारण पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही रोचक जानकारी दी। मैं अभय शंकर गौड़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं को बहुत आवश्यक जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।